हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस चल रहा है इस समय। एम्पियर सेकेंड लॉ करवा दिया, लॉरेंस फोर्स करवा दिया, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड करवा दिया। ठीक है। अब आने वाला है आपका अगला टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। सर साइक्लोट्रॉन तो इस बार बोर्ड में ही नहीं है, क्यों करवा रहे हो? तो करने में दिक्कत है तो मत करो, क्योंकि ये कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है भाई। और जब फ्री के नंबर मिलने हैं कंपटीशन में इतने इजी टॉपिक में से, तो क्या दिक्कत है करने में भाई, तो कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, और आज हम लोग करेंगे साइक्लोट्रॉन। ठीक है। तो जिसको लगता है यार जब सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों करें, तो बिल्कुल मत करना। बट जिसको लगता है ये कंपटीशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बस क्या होता है साइक्लोट्रॉन? तो भाई साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है, एक तरह की मशीन है। डिवाइस और a मशीन यू कैन से इट। क्या काम करता है? इट बेसिकली एक्सलरेट्स एक्सलरेट्स पॉजिटिव चार्ज हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज टू अ वेरी हाई स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, या तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए या बहुत ज्यादा स्पीड। भाई ज्यादा स्पीड आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो ही जाएगी। तो कुछ के दिमाग में पता क्या चल रहा होगा, अच्छा यार अगर चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करवानी है तो एक काम करा जाए, चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। ठीक, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा तो एफ इज नाम का फोर्स उसके ऊपर लगेगा और वो उसको एक्सीलरेट करवाता रहेगा। बिल्कुल सही सोच है भाई, बहुत बढ़िया सोच है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है तो उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। ये चार्ज पार्टिकल क्यू को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मूव करना शुरू कर देगा। ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई नाम का। कोई दिक्कत नहीं। क्यू ई नाम का फोर्स लगा तो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला F का क्या होता है, एम ए। तो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम के एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पर तब तक ही तो बढ़ेगी जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डिस्टेंस एस तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो डिस्टेंस एस तक अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हो गया कितना, dV आपके पास हो गया V के बराबर। और अगर मैं बात करता हूँ dr की, तो वो dr डिस्टेंस क्या है s, जिसको मैं अगर d बोल दूं तो ये हो गया d, V अपॉन d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू dV अपॉन dr आपने फॉर्मूला सुना हुआ है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, E इज इक्वल टू V अपॉन d के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी डिस्टेंस d पर, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट ये चार्ज पार्टिकल को अगर मुझे बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करवानी है तो ये डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होगा भाई, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो डिस्टेंस s अगर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या करा जाए, s को बढ़ा दिया जाए, है ना, दिमाग में ये आ रहा होगा। चलो s को बढ़ा दिया। अगर s को बढ़ा दिया तो क्या होगा, मतलब एस बोले तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम होने से क्या होगा सर, क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा अगर ये कम हुआ तो। ये भी प्रॉब्लम है सर, ये बड़ी दिक्कत है। अगर इधर आपका एस कम है तो वेलोसिटी कम है, चलो एस को अगर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी फिर से कम ही मिल रही है। और हमें चाहिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आपको अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है तो नहीं करवा पाएंगे, कभी भी नहीं करवा पाएंगे। ठीक, तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन आपका, जिसको अपने लोगों ने बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाना है, तो मेन कारण आता है कि क्यों करवाना है, क्या रीजन है कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि चार्ज पार्टिकल को इतनी हाई वेलोसिटी देनी है, इतने से काम नहीं चल रहा क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कैसे? तो पहले तो मैं इसके यूजर्स के बारे में भी आपको बता दूं। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये जो फिनोमेना आप अगर सोच रहे होंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होने वाला।
तो अगर मैं अब बात करता हूँ इसके यूजेस की, तो यूज क्या होगा, पहले तो यूजेस बताओ, फिर उसके बाद इसका सही तरीका बताएंगे कि कैसे करवाएंगे इसका एक्सलरेट। तो यूजेस में सबसे पहले आता है टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्टर, टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर कोई दिवाली का पटाखा थोड़ी है, हाथ से जाके स्टार्ट कर दोगे, कोई ना कोई मशीन को का यूज तो करना पड़ेगा ना आपको। तो किसका यूज कर रहा हूं मैं, साइक्लोट्रॉन का यूज कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करता है बस, हाँ भाई, नेगेटिव को नहीं करता। नेगेटिव का एक्सेलरेट करवाने के लिए दूसरा डिवाइस होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसका नाम होता है सिंक्रोट्रॉन। क्या नाम होता है, सिंक्रोट्रॉन। सिलेबस में नहीं है ये। बट क्यों नहीं कर सकता सर ये, तो लिमिटेशन भी होती है, जब इस पर्टिकुलर चीज की पॉजिटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी भी होगी। तो वो लिमिटेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि नेगेटिव चार्जेस को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो भाई, टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्टर आपको साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ती है। किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को अगर आपने चेंज करना है, किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज को अगर आपने चेंज करना है तो आपको साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, किसी भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को अगर आपने चेंज करना है तो आपको साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ सकती है। प्रॉपर्टीज को चेंज करना है कैसे, सॉलिड की डेंसिटी को बढ़ाना है कैसे सर, तो आयंस को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दो तो वो ऑटोमेटिकली चीरती हुई सॉलिड के अंदर घुस जाएंगे, ऑटोमेटिकली डेंसिटी चेंज हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना होता है जिसमें रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जिसके बारे में अभी आपको बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो बस इतना समझिए अभी। रेडियो एक्टिविटी को अगर स्टार्ट करना है तो आपको साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली, जो आपने एक साइंटिस्ट का नाम तो सुनी होगा, मैरी क्यूरी, उन्होंने ये डिस्कवरी दी थी रेडियो एक्टिविटी की। बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स बेसिकली क्या करते हैं, अगर उनको एक्सपोज कर दिया जाए एयर में तो वो खुद ब खुद क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स को डिके करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे यार, चिंता मत करो, आगे सब पढ़ेंगे। तो यूजर्स के बारे में समझ में आ गया। ये आपका जो प्रोसेस आप करने जा रहे थे कि वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन समझिए कि कैसे एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से आप एक्सेलरेट करवा सकते हो, समझिएगा जरा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दो पोल लेने पड़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बहुत बड़े बड़े पोल। तो एक पोल आपने ये ले लिया, सपोज नॉर्थ पोल, एक पोल आपने ये ले लिया, सपोज साउथ पोल। ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने दो डीज को लेना है। डीज कैसी, हॉलो डीज, हॉलो डीज। डी की शेप ऐसी होती है ना, डी की शेप ऐसी होती है, बीच में से खाली कर दो उसको, बीच में से खाली कर दो। डी कंप्लीट आपने पहले सॉलिड ली और उसको बीच में से खाली कर दिया, अब वो डी कैसी है, हॉलो हो गई। एक डी इधर ले लो, दो डीज ऐसी देखना, समझना थोड़ा सा। एक अगर पेपर ये है, एक पेपर अगर आपके पास ये है, तो इन दो पेपर्स को डीज समझिए, और ये हॉलो डीज है। पहले सॉलिड थी सपोज, सॉलिड्स को आपने क्या कर दिया, हॉलो कर दिया, तो हॉलो डीज है आपके पास। ठीक, अब वो हॉलो डीज को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, समथिंग कुछ ऐसी दिखेंगी वो। ठीक, एक ऐसी ड्राइंग भाई ऐसी है, क्या करूं मैं। ठीक है, दो डीज हो गई। अब ये दो डीज कैसी हैं, हॉलो डीज है भाई, समझिएगा, ये कहानी की तरह समझिएगा इसको, हॉलो डीज है भाई, हॉलो डीज। कंडक्टिंग हॉलो डीज लिखो इसको, कंडक्टिंग हॉलो डीज। और कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ये समझना है आप। ठीक है, फिर इन डीज के साथ कनेक्ट करना है एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को। इसका क्या काम है सर, इसका क्या काम है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का, तो समझिएगा। पहली बात, एक तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करवाएगा, 10,000 वोल्ट्स। क्यों, क्योंकि ये छोटी सी जो जगह दिख रही है ना, ये छोटी सी जो जगह दिख रही है ना,
इस जगह में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वो प्रोड्यूस कर देगा। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर एक काम तो वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा है और दूसरा 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 टाइम्स की एक फ्रिक्वेंसी के साथ ये पोलैरिटी को चेंज कर सकता है इन दोनों डीज की। तो अगर इनिशियली इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और एक पर्टिकुलर टाइम जो मैं इसके अंदर फिक्स करूंगा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर मैं फिक्स करूंगा, उस टाइम पीरियड के बाद ये क्या करेगा, पोलैरिटी को शिफ्ट करने का काम करेगा, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो एक बार अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर दूसरी बार में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार अगर ये काम कर रहा है तो दूसरी बार ये काम करेगा भाई। ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपका बीच में जो जगह है, जो आपको एक गैप दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप हो जाती है बीच में सेटअप होगी। क्यों डीज के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि डीज कैसी है, हॉलो है, और हॉलो डीज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दूसरी चीज एक और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो डी वैसे ही बहुत छोटा होगा, डी बहुत छोटा, वोल्टेज वैसे ही बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। मिल गया सर, ये तो सर पहले भी कर सकते थे, ये तो सर पहले भी कर सकते थे, वोल्टेज बहुत ज्यादा दे दो। तो ठीक है यार, वोल्टेज बहुत ज्यादा दे देता, वोल्टेज बहुत ज्यादा दे देता, डिस्टेंस कम रखता, तो आप उस एक्सेलरेशन को सिर्फ एक बार ही तो प्रोवाइड करवा पाते। और यहाँ पर भी तो एक बार प्रोवाइड करवाओगे ना, ना ना ना, यहाँ पर बार बार प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे, अब समझिए कैसे। अब जैसे यहाँ पर एक सोर्स है, ये सोर्स है बीच में, ये सोर्स है एस नाम का, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये सोर्स है एस नाम का। और ये सोर्स एस किसका सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस चीज का ध्यान रहे। सिर्फ और सिर्फ किसका सोर्स है, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स। तो ये पर्टिकुलर चार्ज को कुछ इस तरह से रिलीज करेंगे कि ये डीस में सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर दे, डीस में सर्कुलर मोशन से मूव करना शुरू कर दे। अब आप खुद सोचिए, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो भाई क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से बारिश हो रही है, किसकी बारिश हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बारिश हो रही है। ठीक, अब अगर मैं ऊपर से देखता हूं डीस को, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं डीस को, और डीस ऐसी है, बीच में सोर्स है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई दिखाई देगी। ये डीस, ठीक, ये डीस मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्रॉस हो गई सारी की सारी चीजें, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक, क्रॉस कर दिया। और ये सोर्स है जो ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से टॉप व्यू से, टॉप व्यू है ये इसका टॉप व्यू। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये सोर्स को मैं किस तरह से रिलीज करूं ताकि ये सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर दे, सब परपेंडिकुलरली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किधर से भागेगा, जब भागेगा सबसे पहले नेगेटिव की तरफ, पहली चीज की है। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव एंड सॉरी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और वो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं परपेंडिकुलर फेंकूंगा वो सर्कुलर मोशन मूव करना शुरू कर देगा। तो पहले ये देखो सर्कुलर मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जाए उस वाले डी को पहले नेगेटिव कर देना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो पहले ये देखो इन दोनों डीज में से इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से वो चार्ज जिस तरफ जाए उस डी को पहले पोलैरिटी कौन सी दे देनी है, नेगेटिव। मैंने अभी अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव बता दी आपको, ताकि आपको इस चीज का ज्ञान हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसी होगी, डिस्टेंस बहुत कम, वोल्टेज बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा। बट ये तो पहले भी कर सकते थे, बट नहीं, वो एक बार करते, इसमें बार बार प्रोवाइड करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और बार बार एक्सेलरेशन मिलने से बार बार वेलोसिटी बढ़ेगी, और बार बार वेलोसिटी बढ़ने से बार बार उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यहां पर देखिए, सपोज मैं चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरह से रिलीज करता हूं परपेंडिकुलरली, देखो ध्यान से, ये डीज बीच में सोर्स, जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैंने इस तरफ रिलीज करा आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ रिलीज कर दिया। अब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, चार्ज पार्टिकल आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ये थम इधर। अब यही चार्ज पार्टिकल को मैं इधर लेके गया, क्यों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ है इस समय। ठीक, तो ये किधर जा रहा है, थम इधर की तरफ, ये थम इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इस वाले पोल को नेगेटिव करना चाहिए था, इस वाले पोल को पॉजिटिव करना चाहिए था, तो मुझे इस पोलैरिटी को रिवर्स करना है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा तो यहां से लेके यहां तक इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज v अपॉन डी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी डिस्टेंस है सपोज ये, और v पोटेंशियल मिला हुआ था किसकी वजह से, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की हेल्प से चार्ज पार्टिकल इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन कितना, a इक्वल टू qe अपॉन m, तो एक्सेलरेशन a आ गया। तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन की हेल्प से आप v को बढ़ा सकते हो क्योंकि a है वहां पर। अब चार्ज पार्टिकल जब इधर मूव करेगा तो मूव करते करते ये क्या करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जाता है तो वो सेमी सर्कुलर पाथ मूव करता है। तो भाई इस हॉलो डी के दौरान, इस हॉलो डी के दौरान आपका वो चार्ज पार्टिकल कोई भी किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं ले पा रहा था, बस उसको एक्सेलरेशन मिला इस छोटी सी जगह पे, बट वो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा मिला क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा, डिस्टेंस बहुत कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई। तो एक बार एक्सेलरेशन मिला और बहुत ज्यादा मिला तो उसने एक बार में वेलोसिटी को अच्छा खासा हाई कर दिया होगा। ठीक है, अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, जैसे चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, इस एंड पे पहुंचा, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या हो जाता है, उसी समय इस पोलैरिटी को पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देता है। तो ऑटोमेटिकली यहां से लेके यहां तक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को यहां तक फिर से एक्सेलरेट करेगी। चार्ज पार्टिकल को उसने फिर से एक्सेलरेट करा तो एक्सेलरेशन फिर से a उतना ही आया क्यू अपॉन m। ठीक, एक्सेलरेशन a फिर से उतना आया, बट वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। ये आपने ऑलरेडी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी कर लिया था। कैसे सर, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक फॉर्मूला लगाया था उसमें, एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी एक फॉर्मूला लगाया था, दोनों को इक्वेट करके देखा था, क्यू वी भी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v से कैंसिल v हो गया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। तो इस बार रेडियस बढ़ते हुए समथिंग ऐसे कवर करेगा। ठीक है, तो इस बार रेडियस इतना होगा, क्लियर। अब फिर से वो कंडीशन आ गई, ठीक, सर्कल बढ़ गया सर, रेडियस बढ़ गया, तो चार्ज पार्टिकल को यहां से पहुंचने में यहां तक जो टाइम लगा होगा वो चेंज हो गया होगा। तो भाई ये वाला कौन सा टाइम है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टी। ये टाइम पीरियड टी की वैल्यू अगर मैंने डिराइव करवाई हुई है तो ध्यान दीजिएगा कैसे डिराइव करी थी, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। तो एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर और v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। तो v की जगह आया था आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड था कंप्लीट रोटेशन के लिए, बट यहाँ पर कितना रोटेशन है, हाफ ऑफ द रोटेशन है। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा पाई एम अपॉन क्यू बी। तो जितना टाइम एक चार्ज पार्टिकल को इस सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए लग रहा है, मेरे हिसाब से उतना ही टाइम पीरियड इस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर मुझे सेट करना चाहिए, मुझे सेट करना चाहिए। क्योंकि यार हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर कोई जादूगर थोड़ी है जिसको पता होगा कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा इतने टाइम में, तो उसको बताना पड़ेगा ना वो इतने टाइम में पहुंचेगा। सर हम पहले कैसे बता सकते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें पता क्यों नहीं है, हमें ये पता है हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बी हमें पता है, हमें ये पता है चार्ज पार्टिकल कौन सा है, उसका चार्ज और मास पता है, तो हम टाइम पीरियड का पता नहीं कर सकते। हमने पता कर लिया यूजिंग कैलकुलेशन, हमने उसमें फीड कर दिया भाई इतने टाइम के बाद पहुंचेगा, इतने टाइम के बाद पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, हाँ पोलैरिटी को चेंज कर देगा। ठीक है सर, जब अब यहां पहुंचेगा फिर से सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक बिल्कुल होगा। तो इस बार टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्यों होगा टाइम पीरियड चेंज, सो वेलोसिटी बढ़ गई, रेडियस बढ़ गया, तो टाइम पीरियड चेंज कर दूं, कहाँ है, देखो टाइम पीरियड की प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, यहाँ पर वो मास क्यू और बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहाँ लिखा है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। सर ये फॉर्मूला देखिए ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और वेलोसिटी वी। तो मेरे लाल जितनी वेलोसिटी बढ़ती है उसी रेट से रेडियस बढ़ जाता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो देख अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स करूंगा रेडियस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं भाई, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है इस मामले में। इस मामले में ध्यान से देखो, v और r का जब रिलेशन देख रहा हूँ, q v और m बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो v का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आता है।
तो जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ती है उसी रेट से रेडियस बढ़ता है, दोनों का रेट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट, ये तो आ सकता है ये क्वेश्चन, तो क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ली है ना, ये क्वेश्चन थोड़ी है साइक्लोट्रॉन का। प्रूव दैट टाइम पीरियड of a charge particle in a magnetic field is independent of a radius and velocity। तो आपको सिंपली क्या डिराइव करना है, उस समय ये फॉर्मूला डिराइव करना है बस, ना वेलोसिटी आनी चाहिए ना रेडियस आना चाहिए, कहीं ये डिराइव मत कर देना ये हाफ ऑफ द सर्कल का टाइम पीरियड है, ये फुल का, ठीक है। तो भाई जब यहां तक पहुंचा तो फिर से क्या हुआ, टाइम पीरियड उतना ही लगा, ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो फिर से पोलैरिटी चेंज कर देगा, फिर से पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक फिर से एक्सीलरेट करा, एक बार यहां करा, फिर यहां करा, फिर यहां करा, फिर सेमी सर्कुलर आया, फिर यहां करा, फिर सेमी सर्कुलर आया, फिर यहां करा, फिर सेमी सर्कुलर आया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। एक बना रखी होगी अपने लोगों ने इसके लिए एग्जिट, खोल रखा होगा डी को कहीं ना कहीं से, खोल रखा होगा कहीं ना कहीं से, सपोज कुछ ऐसे खोल रखा है, और यहाँ इसका एक टारगेट है जहां पर इस चार्ज पार्टिकल को हिट करना है, और यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगाया होगा, डिफ्लेक्टर, और वो डिफ्लेक्टर को अपने लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि निकलते निकलते भी वो तेजी से जाए, जाते जाते भी उसको मैं जब बाय बाय बोलूं और तेजी से भेज दूं, जा सीधा सीधा जा, घुस जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिफ्लेक्टर को अपने लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल धीरे 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 क्या कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रेडियस बढ़ रहा है, मैक्सिमम रेडियस हुआ नहीं, और चार्ज पार्टिकल यहां से शो करता हुआ उस टारगेट पे बम बूम जाके स्ट्राइक करता है, और ऑटोमेटिकली आपका जो भी काम था, यहाँ अगर आपने सॉलिड रखा होगा और यहाँ से अगर आपने आयन को एक्सलेट करवाया होगा, वो सॉलिड में जाके घुस जाएगा। आपने प्रोटॉन रखा होगा और उसको एक्सलेट करवा रहे हो ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट कर सको, तो आपका वो पर्टिकुलर स्विच होगा जिसको वो दबाने के लिए आपका प्रोटॉन एक्सलेट कर रहा था हाई वेलोसिटी से, ठीक है। तो कुछ भी समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो डिफ्लेक्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है और टारगेट की तरफ भेजता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, तो रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी समझिए यहाँ पर। रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू प्रोवाइड acceleration so that its velocity increases continuously, क्वेश्चन आता है, इफ क्वेश्चन अगर ये आता है डू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज चेंजेस इन द डीज, तो डीज के अंदर क्या वेलोसिटी चेंज होती होगी, बताइए क्या लगता है। भाई डी के जैसे अंदर घुसेगा बस उसके पास क्या होगा, उस समय सर्कुलर मोशन के अलावा और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बंधु, कैसे नहीं है, कंडक्टिंग हॉलोडीज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज व्हाट, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द डीज, बट जैसे इस गैप में आएगा, इस गैप में आएगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स उसको एक्सेलरेशन मिल चुका होगा, और नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेलरेशन मिलने की वजह से वो नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी को इंक्रीज कर चुका होगा, और जिसकी वजह से उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिल जाती है। So do the velocity of the charged particle changes in the D's? So answer to the question will be no, because inside the D's the electric field is zero since the D's are hollow. Hollow नहीं, hollow तो तुम लोग, it's hollow, ठीक है भाई। ये क्लियर हो गया होगा साइक्लोट्रॉन में, इतना है बस साइक्लोट्रॉन में, और कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा है, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, हाँ जी और कुछ नहीं बचा, हाँ एक चीज बची, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट सर, एसी यहाँ पर जो आपने लगा रखा है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगी, क्या लगता है बताइए। जो टाइम पीरियड मैं ऑलरेडी ऐसा तो बता ही चुका हूँ, मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, जो टाइम पीरियड सेम है दोनों के चार्ज पार्टिकल्स का, टाइम पीरियड बोले तो एक चार्ज पार्टिकल को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, मैं उसी टाइम पीरियड को यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ,
तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में, तो रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में ऐसी होती है। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव एक बार गया, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरी बार गया, तो इस तरह से एक साइकिल मिलती है इस पर्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की, दैट इज योर एसी साइकिल। तो ये एसी साइकिल क्या मैच करते होगी चार्ज पार्टिकल की साइकिल के साथ? बिल्कुल मैच करेगी, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इसको ए सेमी सर्कुलर कवर करने के लिए लगता है और बाकी आधा ये सेमी सर्कुलर कवर करने के लिए लगता है। और टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी के ऊपर ना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ एसी साइकिल एंड चार्ज पार्टिकल इज सेम। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है? थैंक यू यार, बहुत मजा आना चाहिए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? किस चीज के लिए सर? सिलेबस खत्म करवाने के लिए, है ना? तो देखते रहो भाई। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं भाई। लिमिटेशन में जो पहली लिमिटेशन मुझे इसकी है, बड़ी बेकार सी लगती है, अंडरस्टूड सी है, फिर भी पता नहीं बुक्स में लिखी हुई तो मैं बोल देता हूँ। लिखी हुई है भाई, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को आपका साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट नहीं करता। कैसे करते गए? जब चार्ज ही नहीं है, Q इज इक्वल टू जीरो है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ऑटोमेटिकली फोर्स जीरो होगा। तो लॉजिक बनता ही नहीं है, वो एक्सीलरेट वैसे नहीं करेगा, तो इसको लिमिटेशन में लिखने की वैसे जरूरत थी नहीं, बट फिर भी चलो, बुक्स में लिखी है यार तो लिखो भाई। चार्ज, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल चार्ज particles are not accelerated with the help of cyclotron। सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस are also not accelerated, also not accelerated using cyclotron। why so, why so, ये क्यों, ऐसा क्यों? भाई नेगेटिव चार्जेस बोले तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जिनका मास बहुत कम होता है। ठीक है सर, मास बहुत कम अगर हो गया तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। मास अगर बहुत कम होगा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, और ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी। नहीं भाई, अच्छी बात कैसे है? देखो, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो ये तो चाहिए था सर, बहुत ज्यादा स्पीड, तो वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो अच्छी बात है। नहीं भाई, ज्यादा भी नहीं चाहिए। क्यों? तो देखो भाई, आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी रिलेशन का एक रिलेशन दिया था, और जिसमें उसमें कहा था कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो मास चेंज हो जाता है। हाँ सर, सुना सुना तो है ये। एम वो मास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर, और एम नॉट जीरो वेलोसिटी का मास। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या पढ़ा? टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही थी एम, क्यू और बी के ऊपर। हमारे दिमाग में यही था यार, ये तीन चीजें तो चेंज होगी ना, तो जितनी मर्जी आप कुछ भी प्रोवाइड करवाते। बट अगर मैं जैसे इस रिलेशन के बारे में सोचता हूँ, वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो मास चेंज हो जाएगा, और अगर मास चेंज हो गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। और मूविंग चार्ज का जो टाइम पीरियड है वो उतना ही है जितना हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर मैं फीड कर चुका हूँ। तो वे चार्ज, जब चार्ज पार्टिकल आपका रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उस समय क्या मैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ? नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। और चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड चेंज हो गया, वो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा, वो लेट पहुंचेगा या जल्दी पहुंच जाएगा। और मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली पोलैरिटी पहले चेंज हो चुकी होगी, और वो वहां पर डीएक्सीलरेट करना शुरू करेगा और कंडीशंस मीट नहीं करेंगी। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप एक्सीलरेट नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज आती है, यही सेम कंडीशन तीसरी कंडीशन में लग जाती है कि पॉजिटिव चार्जेस को भी आप बहुत ज्यादा वेलोसिटी तक एक्सीलरेट नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करें उसके लिए भाई? पॉजिटिव चार्जेस को ज्यादा वेलोसिटी तक आप एक्सीलरेट नहीं करवा सकते, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ। क्यों नहीं है? डीज का रेडियस आपके हाथ में है भाई, तो डीज के रेडियस को ज्यादा नहीं करना है। कितना ज्यादा नहीं करना है? तो उसकी कोई मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी। आर वी से कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एन। ये आर क्या है? आर मैक्स है। ये आर क्या है? आर मैक्स है।
तो वी मैक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब आपने पहले से ही आर मैक्स को सेट कर रखा होगा, पहले से आर मैक्स को सेट कर रखा होगा। तो क्यू बी और एम आपको पहले से पता होगा। आर आपने सोच लिया मैं इतना रखूंगा तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी मिलेगी, मैं आर मैक्स को इतना रखूंगा तो मुझे वी मैक्स की वैल्यू इतनी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वी मैक्स तो डिसाइडेड होगा ना पहले से कि ऑलमोस्ट पास ना पहुंच जाए स्पीड ऑफ लाइट के, तो दिक्कत हो जाएगी। उसको ऑलमोस्ट पास नहीं पहुंचने देना है, तो ऑलमोस्ट पास पास अगर नहीं पहुंचने देना है तो क्या करना है, आर मैक्स को कम से कम रखना, ताकि वो वी मैक्स को बहुत ज्यादा ना होने दे। तो ये वी मैक्स आपको मिल गया, ताकि आर मैक्स जो आपके हाथ में है, डीज की जो रेडियस है वो जो आपके हाथ में है वो आप कंट्रोल कर सको। तो जब वेलोसिटी मिल चुकी है तो अगर आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी चाहिए होगी तो आप वो भी निकाल सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। वी मैक्स बोले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी से मिलेगी। तो हाफ ऑफ एम और वी आपका यहाँ पर क्या है, क्यू बी आर अपॉन एम। तो कभी भी अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पर जो आर होगा ना वो मैक्सिमम रेडियस ही ट्रीट करना, वहां पर डी का मैक्सिमम रेडियस, तो वो आर यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द पीस। ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्जेस को भी ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करवानी है, तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आर मैक्स को कंट्रोल कर लो, ऑटोमेटिकली वी मैक्स कंट्रोल हो जाएगा। मजा आया, आया होगा यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और तुम फिर भी कुछ नहीं करते हो यार। अपने इस टीचर को कहीं तो लेके जाओ, कहीं तो शेयर करवाओ, ताकि मुझे भी लगे हाँ यार मेरे पीछे है कोई, रोने वाला नहीं हंसने वाला। रोना क्यों है मेरे पीछे यार, अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता, पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास कंप्लीट सेक्टर। बोर्ड के लिए इस बार बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हार्डली इस एक वीडियो को एक बार भी देख लोगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो ज्यादा बात है, दो बार देख लोगे तो मुझे लगता नहीं है बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। इतना करो, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मजे में रहो बिना टेंशन के। धन्यवाद।